मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 11 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें, क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः इनका रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूरोसिस किस अंग से संबंधित है? न्यूरोसिस किस अंग से संबंधित है? आप लोगों ने दोस्तों बार बार सुना होगा न्यूरोसिस। ये नंबर है यकृत, बी नंबर है गला, सी नंबर है मस्तिष्क और डी नंबर है आँख। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, न्यूरोसिस मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक, आप लोग जानते हैं दोस्तों, संकटापन्न जीवों के अलग अलग वर्गीकरण किए जाते हैं, कौन से विलुप्त होने वाले हैं, कौन से संकटग्रस्त हैं। तो दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन है हमारा, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। ये नंबर है केवल विलुप्त जीव जंतु, बी नंबर है संकटापन्न पादप और जीव जंतु, सी नंबर है केवल संकटापन्न पादप और डी नंबर है जीवाश्म पादप। हमें बताना है दोस्तों, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, संकटापन्न पादप और जीव जंतु, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? यह भी बताना दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? ये नंबर है दोस्तों सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, बी नंबर है मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सी नंबर है मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, डी नंबर है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यानी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला दोस्तों पराजित हुआ था। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित है, बताना है दोस्तों, थंबनेल का हमारा पहला क्वेश्चन है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, ये हमें बताना है। ये नंबर है तेलंगाना, बी नंबर है राजस्थान, सी नंबर है छत्तीसगढ़ और डी नंबर है पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी विकल्प नंबर सी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है? आप लोग भी बताने की कोशिश करें, फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है? ए नंबर है फुटबॉल, बी नंबर है हॉकी, सी नंबर है क्रिकेट और डी नंबर है लॉन टेनिस। हमें बताया दोस्तों, फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? ये बताना दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? विकल्प देखेंगे हम लोग। ये नंबर विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, बी नंबर विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, सी नंबर विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डी नंबर विकल्प है डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं, जो कि हमारा आंसर है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि बेंजीन कैंसर कारक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक भी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? ये नंबर है खसरा, बी है कंठमाला, सी है चेचक और डी है छोटी माता। हमें बताना है दोस्तों,
किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों चेचक का, यानी विकल्प नंबर सी चेचक का दोस्तों, यानी इसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, का वैश्विक स्तर पर उन्मूलन कर दिया गया है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 1980 में प्रमाणित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिलान करने का है। हम लोग पहले क्वेश्चन को पूरे अपने सामने कर लेंगे, फिर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पूछा गया दोस्तों कौन सा किस उत्पादन से संबंधित है। विधि बताई गई दोस्तों, वैज्ञानिक नाम उनके, और ये किस उत्पादन से संबंधित है। सूची एक की तरफ दोस्तों वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खाद्यान्नों के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कौन दोस्तों किस उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ए नंबर है दोस्तों एक्वाकल्चर, जिसके सामने रेशम दिया गया है। बी नंबर है फ्लोरिकल्चर, जिसके सामने अंगूर दिया गया है। सी नंबर है सेरीकल्चर, जिसके सामने पुष्प दिया गया है। और डी नंबर है विटीकल्चर, जिसके सामने मत्स्य पालन दिया गया है। नीचे हमारे 4 कूट के विकल्प हैं। हमें बताना दोस्तों कौन सा वैज्ञानिक नाम किस उत्पादन से संबंधित है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग दोस्तों इसमें एलिमिनेशन पद्धति को अपनाएं और अपने आंसर निकालने की कोशिश करें। ये नंबर है दोस्तों एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से, यानी ये का हमारा 4 होगा। एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ए का 4। अब तुरंत हम लोग विकल्प में आएंगे, तो ये का 4 किस में मिल रहा है? ये में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है, यानी हमारे 2 विकल्प कट गए। अब दोस्तों हमारे पास केवल 2 विकल्प बचे हैं, ये और डी, यानी आंसर हमारा ये और डी में होगा। बी और सी हमारे हट गए केवल एक मिलाने से। ये होता है दोस्तों एलिमिनेशन पद्धति। नेक्स्ट देखेंगे फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है, यानी विकल्प नंबर हमारा बी का क्या होगा? बी का 3 होगा। बी का हमारा 3 होगा। बी का 3 यानी फ्लोरिकल्चर दोस्तों किससे संबंधित है? पुष्पों से संबंधित है, उनके अध्ययन से संबंधित, उनके दोस्तों खेती से संबंधित। तो फ्लोरिकल्चर का हमारा पुष्प हो गया दोस्तों। तो ये का 4 और बी का 3 विकल्प में देखेंगे तो अभी दोनों में चला दोस्तों, ये में भी चला, डी में भी चला, यानी हमें और भी मिलाना पड़ेगा। अब सी नंबर दोस्तों सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? सी नंबर है हमारा सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? रेशम कीट पालन से संबंधित है, यानी सी का हमारा 1 होगा। सी का 1। अब देखेंगे दोस्तों ये का 4, बी का 3 और सी का 1। तो 4, 3, 1 हमारा विकल्प नंबर डी में मिल रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी, 4, 3, 1। और दोस्तों अब एक बचा है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर आपके अंगूर उत्पादन से संबंधित हो ही जाएगा, यानी दोस्तों 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2 हमारे मिल रहे हैं दोस्तों विकल्प नंबर डी में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सही आंसर विकल्प नंबर डी। इस तरह से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करें कूटों का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है दोस्तों हवाला क्या है। हमें बताना है हवाला क्या है। ये नंबर है किसी विषय का पूर्ण विवरण। बी नंबर है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। सी नंबर है करवचन और डी नंबर है शेयरों का अवैध कारोबार। तो हमें बताना दोस्तों हवाला क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों शेयरों का अवैध कारोबार। एक मिनट दोस्तों फिर से विकल्प देखेंगे। किसी विषय का पूर्ण विवरण, ये तो हो नहीं सकता। ये नंबर बी है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, ये होगा दोस्तों। शेयरों का अवैध कारोबार नहीं होगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होगा, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। हवाला दोस्तों विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे। हवाला के अंतर्गत दोस्तों अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है, अर्थात हवाला विदेशी मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर कानूनी रूप से स्थानांतरण है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, ये हमें बताना दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नंबर है लखनऊ, बी नंबर है प्रतापगढ़, सी नंबर है बाराबंकी और डी नंबर है कानपुर। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन प्रतापगढ़ में हुआ था, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा प्रतापगढ़ में। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। इसमें दोस्तों जो मुख्य लोग थे दोस्तों, इसमें गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, केदारनाथ तथा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से शामिल थे।
नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, गलवान घाटी। आप लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है? कौन सी? गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है? ए नंबर है उत्तराखंड, बी है लद्दाख, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है अरुणाचल प्रदेश। आप लोग बार बार सुने भी होंगे दोस्तों, इसका आंसर जो आएगा लद्दाख, यानी विकल्प नंबर बी। गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी लद्दाख क्षेत्र से बहने वाली नदी है। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। गलवान घाटी का निर्माण करने वाली, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी अक्साई चीन से उत्पन्न होती है। कहाँ से दोस्तों? अक्साई चीन से उत्पन्न होती है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है। यह श्योक नदी की सहायक नदी है। गलवान नदी दोस्तों श्योक नदी की सहायक नदी है। गलवान घाटी भारत तथा चीन के मध्य दोस्तों हुए विवाद के कारण हमेशा चर्चा में बनी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक वानिकी क्या है दोस्तों? ये बताना है, या दोस्तों ऐसे कह सकते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है, इस पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। ए नंबर है दोस्तों निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना। बी नंबर है दोस्तों सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन। सी नंबर है दोस्तों सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रकार का पौधा उगाना। और डी नंबर है दोस्तों सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सामाजिक वानिकी का क्या लक्ष्य है? सामाजिक वानिकी का लक्ष्य है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सामाजिक वानिकी से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हरियाली योजना से संबंधित है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये नंबर विकल्प है दोस्तों, इसका उद्देश्य मौजूदा जल संभरण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना। ये दोस्तों ये नंबर स्टेटमेंट है। बी नंबर है यह विश्वव्यापी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के सभी गांव में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को पहुंचाना है। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, हरियाली योजना का दोस्तों उद्देश्य या लक्ष्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। सी नंबर है दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूजल संसाधनों को बढ़ाना है। और डी नंबर दोस्तों स्टेटमेंट है हमारा, यह कार्यक्रम केवल हरियाणा व पंजाब राज्यों के लिए प्रायोगिक तौर पर है। तो डी तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे केवल लग गया तो केवल यहाँ के लिए थोड़ी लागू होगा सामाजिक वानिकी। अब हम लोग अपना आंसर देखेंगे दोस्तों हरियाली योजना का उद्देश्य से। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा, इसका उद्देश्य मौजूदा जल संभरण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यानी पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ये काम किया जा रहा है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे हरियाली योजना, और इसका जो उद्देश्य है मौजूदा जल संभरण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों ताकि बात स्पष्ट हो जाए हरियाली योजना से संबंधित। दोस्तों सभी जल संभरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं के सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह दोस्तों 27 जनवरी 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है। रिवीजन करेंगे दोस्तों, एक बार इसको हम लोग टेस्ट सीरीज में देख भी चुके हैं। कुटीर ज्योति योजना का संबंधित है। ये नंबर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से। बी नंबर स्टेटमेंट है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से। सी नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। और डी नंबर है दोस्तों उपर्युक्त सभी से। तो ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा, कौन सा? विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है, ये हमें बताना है। तो ये नंबर विकल्प है दोस्तों 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण से। बी नंबर है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। सी नंबर है रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता से। और डी नंबर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमें बताना है दोस्तों
प्रोजेक्ट 75 इंडिया किससे संबंधित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से, यानी विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। 2 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण से, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। परमाणु पनडुब्बी नहीं, पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा, किसके द्वारा? रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक वायु संयंत्र, वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से वायु स्वतंत्र युक्त 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेश तकनीकी से निर्माण की परिकल्पना की गई है। तो यह था दोस्तों हमारा 15 टॉप MCQs का दोस्तों सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन, जो आपके लिए सिलेबस के दोस्तों पूरी तरह रिकॉर्डिंग बनाया गया है दोस्तों। आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही हो दोस्तों तो पुनः इनका रिवीजन ज़रूर करें, ताकि होने वाली दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।